हाय। और आप सबको मेरा नमस्कार। सब लोग मेरे छोटे भाई हैं और बड़े भाई हैं। और मैं आज आप लोगों को यूट्यूब पे मैथ की क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। और मुझे लगता था कि ये क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बता दूँ आपको कि जो है मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ आप लोगों को 11th के लिए स्पेशली, और 12th के लिए चलेगी मैथ, और पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास के लिए भी। ठीक है, ये मेरी क्लास चलेंगी डेली जो है, और एज वेल एज टीजीटी और पीजीटी के लिए भी मैंने मैथ पढ़ाना यहाँ पर है मुझे। और इनकी भी क्लास में चलाऊँगा, पेपर सॉल्व करूँगा टीजीटी पीजीटी के, और कॉन्सेप्ट के साथ करूँगा। ठीक है, तो ये मेरा टारगेट है क्लास 10th 11 12 का मैथ, और एक टारगेट मेरा अलग से है टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। तो जो लोग इच्छुक हैं पढ़ने के लिए वो हमसे जुड़ सकते हैं। और मैं आज जो है शुरू करने वाला हूँ रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि आप जानते हैं कि ये 11th का बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ठीक है, और 11th का जो है जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी तो होता है, लेकिन आप डेली अगर पढ़ाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, काफ़ी इजी होता है। और बस करना क्या है आपको कि डेली आपको हार्ड वर्क करना है। तो देखिए जो है रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में अगर बताऊँ तो इसके पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सेट के बारे में। ठीक है, सेट। और मुझे पता है कि सेट जो है सबको आता है, जो लोग सेट पढ़ चुके हैं हालांकि उनके लिए कोई दिक्कत तो नहीं है। जो लोग सेट नहीं पढ़े हैं मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा इंट्रो करूँगा, ताकि मैं जो है रिलेशन जब पढ़ाऊँगा आपको तरीके से, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, रिलेशन को पढ़ने में, क्योंकि बिलोंग करता है समुच्चय से। सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय होता है, ये समुच्चय से बिलोंग करता है आपका रिलेशन। और फंक्शन भी क्या करता है, इसी सेट से बिलोंग करता है। तो फंक्शन में कुछ क्राइटेरिया ऐसी होती हैं कि कोई रिलेशन एक फंक्शन बन जाता है कुछ केस में। तो फंक्शन कैसे होगा, मतलब रिलेशन के बाद आता है फंक्शन, मतलब रिलेशन में कुछ कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो वहां से बन जाता है, या फंक्शन बन जाता है। और फंक्शन की हिंदी जानते हैं क्या होती है, फलन होती है। क्या होती है हिंदी इसकी, इसकी हिंदी होती है फलन। और ये है आपके पास रिलेशन, इसका हिंदी होता है भैया क्या, संबंध। सबको पता रिलेशन के बारे में ना, इसकी हिंदी क्या होती है भैया, संबंध होती है। जैसे आपका भाई बहन का संबंध होता है ना, माँ बाप का संबंध होता है तो आपस में, तो रिलेशन का मतलब संबंध होता है। तो हालांकि अब ये जो रिलेशन है रियल लाइफ में जो हम लोग करते हैं, संबंध बनाते हैं दूसरे से, भाई बहन का संबंध होता है। बस रियल लाइफ थोड़ा सा हट के हम लोग क्या करेंगे, मैथ में जो है सेट से क्या करेंगे, कुछ एलिमेंट लेंगे, दो सेट करीब लेंगे, और दो सेट को क्या करेंगे आपस में जो रिलेट करेंगे, तो रिलेट करने के बाद क्या बनाएंगे, वहां पे हम लोग संबंध बनाएंगे। किससे कैसे हम लोग बनाएंगे संबंध, जो है एलिमेंट्स को लेके। ठीक है, तो दो सेट लेने वाले हम लोग हैं, या दो सेट या तीन सेट लेने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा ना कि दो सेट लेंगे हम लोग क्लियर। ठीक है, तो सेट नंबर मान लीजिए ए हो गया, ये सेट नंबर क्या हो गया, बी हो गया। क्लियर हो गया। ठीक है, तो करना क्या आपको है, सेट नंबर क्या हो गया, एक ए हो गया एक बी हो गया, दो सेट रहेंगे मेरे पास। और मुझे पता है कि सेट में क्या होते हैं, हमेशा एलिमेंट तो होते हैं। ठीक है, और मुझे ये पता है कि सेट कैसा होना चाहिए आपका, वेल डिफाइंड होना चाहिए। सेट कैसा होना चाहिए, वेल डिफाइंड। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं ना, सेट के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। सेट क्या होता है, सेट कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, सेट को किस तरीके से, टाइप कितने उसके होते हैं, बस मैं एट अ ग्लांस मतलब एक नज़र में आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले सेट के बारे में। तो सेट क्या होता है, देखिए सेट, देखिए सेट जो होता है ना, ये सेट का मतलब होता है समुच्चय। अब समुच्चय तो होता है, ये समुच्चय आधा मानी रहेगा यहाँ पे, सॉरी। सेट की मीनिंग क्या होती है, ये समुच्चय होती है। अब समुच्चय का अगर मतलब समझा जाए ना, तो एक प्रकार का क्या होता है, समूह होता है। अगर हम एक आम तौर पे बोले सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय का मतलब समूह होता है। ठीक है, ये सब कहते हो ना, एक पैंट और शर्ट का सेट हो गया। ठीक है, तो पैंट और शर्ट क्या एक सेट है कि नहीं, तो मतलब जब तक एक सेट नहीं मिलेगा तब तक कोई चीज कंप्लीट है ही नहीं। ठीक है, तो सेट का मतलब क्या होता है, समुच्चय होता है। और समुच्चय की जो मेन हिंदी होती है, अगर हम कहा जाए कलेक्शन, क्या कहते हैं इसको, हम लोग कलेक्शन कह सकते हैं, समूह, कलेक्शन। लेकिन ये जो आपका जो समूह होता है ना, दिस इज ए कलेक्शन, जो आपका है ये ऐसा होना चाहिए ना
जैसे कि इसको हम डिफाइन कर सके, मतलब कलेक्शन तो हो लेकिन क्या कर सके, इसको हम डिफाइन कर सके। ऐसा ना हो कि आप उसको डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, मतलब परिभाषित कर सके उसको, ठीक है। अब चलिए हम लोग, अगर हम जो है इसके बारे में बताएं कि व्हाट इज द सुपरिभाषित क्या होता है, व्हाट इज द वेल डिफाइन क्या होता है, तो मैं आपको समझाने वाला हूँ इसके बारे में कि कोई सेट अगर है तो सेट में मुझे पता है कि समूह होता है हिंदी इसकी सिद्ध रूप से अगर देखा जाए तो, ठीक है। इस समूह में मैं क्या लेता हूं, कुछ एलिमेंट लेता हूं, यानी कि कुछ एलिमेंट लूं। चलो मैं क्या करता हूं, कुछ ऐसे लोगों को यहाँ पे कलेक्ट करता हूं। इससे मैंने बोला कि आपके मोहल्ले के ऐसे बच्चों का समूह बनाइए जो 10 साल के हैं, ठीक है, जो क्या है 10 साल के हैं और जो पढ़ते हैं, जो क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं 10 ईयर। तो मेरे मोहल्ले में क्या है कि मैं 10 बच्चों को चूज कर रहा हूं जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है। बात में आपको आ गई, क्लियर हो गया। लेकिन मैं क्या कहा कि 10 बच्चों का समुच्चय बनाना है, वो चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल हो, लेकिन उनका बनाना समुच्चय जो पढ़ाई करते हो और वो बच्चे कहाँ के हों, आपके मोहल्ले के हों, ठीक है। अच्छा, अब देखिए 10 बच्चों का हम समुच्चय तो बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बताया कंडीशन क्या थी कि उनकी एज कितनी हो, 10 साल हो, ठीक, क्लियर हो गया। सेकेंड चीज मैंने क्या बताया आपको, 10 साल तो हो लेकिन वो पढ़ाई करते हो, ठीक है, क्लियर हो गया। लेकिन मैं अगर यही बोलूं कि आपके मोहल्ले के 10 साल के बच्चे हों और वो बच्चे क्या हों, पढ़ाई करते हो या ना करते हो, मैंने ऐसे कुछ नहीं बोला आपको, तो सिंपली बोला मैंने कि ऐसे बच्चों का समुच्चय बनाइए जो 10 साल के हैं, ठीक है, जो 10 साल के हैं, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बोला आपके मोहल्ले की मैंने बात की, तो आपके मोहल्ले में जो बच्चे होंगे 10 साल के, उनकी एक संख्या होगी, एक लिमिटेशन होगा उनका, है ना। जो भी होंगे 100 होंगे, 200 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि उनका एक मैंने सेट तैयार कर लिया 10 साल के बच्चों का, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसे लिख दिया फटाफट। कोई लड़का अगर मान लीजिए ए नाम से अमित हो गया, बी नाम से मान लीजिए कोई लड़की बबीता हो गई, ठीक है, सी नाम से मान लीजिए कोई लड़का अगर हो गया, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं ना। तो चलिए डी से मतलब देव हो गया ना, इस समथिंग दैट, ऐसे आपको बच्चों की संख्या, मतलब बच्चे हैं यहाँ पर 10 साल के हैं और इस सेट के फॉर्म में मैंने इसको लिखा है। और ये बच्चे हैं कहाँ के, आपके मोहल्ले के बच्चे हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। और अच्छा, देखिए पहली बात क्या होती है, जो सेट हमारा होता है उसको हम अगर डिफाइन करते हैं तो हमेशा इंग्लिश लेटर के कैपिटल अक्षर से क्या करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि सेट को दिखाना होता है तो आप जानते हैं या तो ए से दिखाएंगे या तो बी से दिखाएंगे, मतलब कैपिटल लेटर से दिखा सकते हैं, ठीक है। बात में आपको आ रही है। देखिए मैं सेट यहाँ नहीं बता रहा हूँ, सेट के बारे में थोड़ा सा केवल इंट्रो करवा रहा हूँ। सेट तो आप जानते ही हैं अच्छी तरीके से। अच्छा, वेल डिफाइंड का मतलब आप समझ गए होंगे कि कभी भी ऐसा सेट हो जिसमें कुछ कंडीशंस हो और वो कंडीशंस ऐसी हो ना जिसको आप डिफाइन कर सको। जैसे मैंने बोला कि एक जो है बेस्ट सिंगर का सेट बनाइए, क्या बनाइए, बेस्ट सिंगर का सेट बनाइए, ठीक है, जो अच्छा गाते हो सिंपली। अच्छा, तो देखिए जो बेस्ट सिंगर के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको मालूम हो गया कि मुझे एक सेट बनाना है और मैंने बोला कि जो बेस्ट क्या हो, सिंगर हो, क्लियर हो गया। अच्छा, आप देखिए जब बेस्ट सिंगर की बात हम करेंगे तो भाई सही है, ठीक है, मैंने मान लिया। लेकिन इसमें क्या है कि बेस्ट सिंगर तो हैं लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो बॉलीवुड के हैं, कि हिंदी गाना गाते हैं, कि भोजपुरी गाना गाते, तमिल गाते हैं ना, क्या गाते हैं, मलयालम में गाते हैं। मतलब ये आपको कंफ्यूज कर दिया यहाँ पे। इसका मतलब जो सिंगर का नाम यहाँ पे लिया गया है, हर कोई अपने आप बेस्ट है, हर कोई क्या है अपने आप में बेस्ट सिंगर तो है, ठीक है। चलो अगर मानता हूँ कोई रैंकिंग में अगर सिंगर बना दिया गया, 1 रैंकिंग पे, 2 रैंकिंग पे, 3 भी कोई सिंगर हैं जो बेस्ट में आते हैं, ठीक है, चलिए। लेकिन वहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई कि वो सिंगर जो हैं वो किस क्वालिटी के हैं, मतलब उनका जो क्वालिटी क्या है गाने की, भोजपुरी का सिंगिंग करते हैं या बॉलीवुड में हिंदी गाना गाते हैं, है ना, या टॉलीवुड में तमिल गाना गाते हैं, मलयालम गाना गाते हैं, ये तो बताया नहीं गया। इसका मतलब अगर ऐसा हम एक सेट बनाना चाहें तो ये बन नहीं पाएगा क्योंकि ये वेल डिफाइंड नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है, ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो ये आपका क्या होगा, ये जो सेट बनाया ना वेल डिफाइंड नहीं कहलाएगा, मतलब इसको आप डिफाइन ही नहीं कभी कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात और है, कभी मैंने क्या कि ग्रुप बनाया और ग्रुप में मैंने क्या लिया, मनुष्य ले लिया मैंने और ले लिया मैंने एनिमल ले लिया साथ में। अब कहोगे भैया ग्रुप बन गया, लो भैया ग्रुप बना दिया मैंने, उसमें रोहन सोहन श्याम आ गए, इधर में जो भैंसिया हमारी आ गई बढ़िया वाली, तो फिर इसमें क्या होगा ना कि 2 लोग आ गए वहां पे। अब डिफाइन करने के लिए आपको जो है थोड़ा प्रॉब्लम होगी भैया। अब देखिए इसमें होता क्या, सेट में ना एक साथ एक ही मेल के लोग रहे,
एक समूह में क्या रहें, एक ही क्वालिटी के लोग रहें, एक ही लोग मेल के रहें, तब जाके उसको हम बोलते हैं ये सेट कैसा है, वेल डिफाइंड है। ठीक है, तो सेट कैसा होना चाहिए, सेट का मतलब होता है कलेक्शन, तो कलेक्शन तो होगा कि क्लियर हो गया। ठीक है, लेकिन वो जो होता है कलेक्शन कैसा हो, वो क्या हो, वेल डिफाइंड हो। मतलब इसकी हिंदी अगर हम बात करें तो इसका हिंदी होता है भैया सुपरिभाषित। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हैं सुपरिभाषित होता है। किसी सेट को शो करने के लिए हमेशा क्या करते हैं भैया, कैपिटल लेटर का इस्तेमाल करते हैं। चाहे कैपिटल ए यूज करिए, चाहे बी यूज करिए, चाहे सी यूज करिए। क्लियर हो गया। और दूसरी चीज क्या होती है कि इस सेट में जो अंदर जो है लोग आते हैं, जो लोग आते हैं सेट के अंदर, उनका नाम होता है भैया, अलग अलग नाम से उसको हम लोग बताते हैं। कभी कह देते हैं कि वो एलिमेंट है। ठीक है, क्या है, एलिमेंट है। हिंदी वाले बेचारे पढ़ लेते हैं इसको अवयव पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं भैया, अवयव पढ़ लेते हैं। कभी कभी हम लोग कह देते हैं कि कंपोनेंट है। क्या है ये कंपोनेंट है। ठीक है, अंदर जो एलिमेंट होते हैं ना। और देखिए सेट के अंदर जो हम लिखते हैं ना, उस किसके अंदर लिखते हैं भैया, सेट में, सेट को लिखने के लिए करली ब्रैकेट का यूज करते हैं, मझला कोष्ठक का यूज करते हैं। ऐसे ऐसे मैंने बोला कि एक सेट मैंने ले लिया, एक सेट बताओ, और उसमें 10 नंबर से ऐसे लिखो, शुरुआत से स्टार्टिंग 10 नंबर ऐसे लिखो जो 2 से कट जाते हैं। मैंने बोला द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स विच डिविजिबल बाई 2। तो क्या करेंगे, अगर यहां से बनाना होगा कैसे लिखेंगे उसको, हम लोग 2 लिखना पड़ेगा। ठीक है, 4 आ जाएगा, देखिए 6 आ गया, ओके 8 आ गया, 9 आ गया। क्लियर हो गया। ठीक है, 10 आ गया, एंड सो वन। कहाँ तक जाएगा भैया ये, चलो हम लोग कह देते हैं 20। अब 10 तो आएगा, 20 लास्ट वाला टर्म आएगा। अब इसमें कितने लोग हो गए, 10 लोग हो गए। इसमें क्या बोला गया ना कि ऐसे नंबर का सेट बनाना है कि जो क्या हो, 2 से कट भी जाए। और कितने नंबर लेने हमारे हैं, 2 नंबर लेने हैं। और मैंने बोला कि फर्स्ट 10 नंबर्स, क्या मैंने बोला, फर्स्ट 10 नंबर मतलब स्टार्टिंग से 2 तो पहले आ जाएगा। ठीक है, ये सेट हो गया। अब देखिए जो 2 है ना, इसका नाम होता है एलिमेंट। क्या होता है, यही हमारा 2 क्या है, एक एलिमेंट है। 4 क्या है, एलिमेंट है। 6 क्या है, एलिमेंट है। 8 क्या है, ये भी एलिमेंट है भाई। 9 क्या है, ये भी एलिमेंट है। या अदरवाइज बोल सकते हैं आप क्या, कंपोनेंट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोनेंट बोलेंगे। ठीक है, ये सिंबल किस लिए यूज किया गया भैया, सेट को डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया, कैपिटल लेटर यूज कर दिया, किसका, इंग्लिश का। ठीक है, ओके, बात समझ में आपको आ गई। हाँ, एक बात और समझिए आप लोग, मझले ब्रैकेट में यानी कि इस करली ब्रैकेट में जो है, जो एलिमेंट है ना, वो कैपिटल लेटर में हो सकते हैं, है ना। देयर इज नो कंडीशन, यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं बनाई गई कि इस करली ब्रैकेट में एलिमेंट किस फॉर्म में होगा, नहीं, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पर। स्मॉल में भी हो सकते हैं। अगर मैंने बोला कि एक ए और बी है मेरे पास, 2 एलिमेंट के सेट में है, और मैंने इसको लिख दिया भैया सेट नंबर, सेट को मैंने डिफाइन किया एम से। मैंने क्या कर दिया, सेट को मैंने डिफाइन किससे किया, एम से डिफाइन मैंने कर दिया। ये भी क्या है, एक प्रकार का सेट होगा। इसमें कितने एलिमेंट हो गए, 2 एलिमेंट हो गए। कौन कौन से, ए और बी। ठीक है, लेकिन किसी भी सेट को डिफाइन करने के लिए ना हमेशा क्या करते हैं भैया, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। क्लियर हो गया, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग। कभी भी मेरी बात कीजिएगा कि स्मॉल एम से इसको दिखा दे, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। मतलब हमेशा कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, और आप जो भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब मुझे बताया गया है कि भैया कोई भी अगर सेट होगा कब, जब एक ऐसा कलेक्शन हम बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ, क्या बोलेंगे, द कलेक्शन ऑफ, द कलेक्शन ऑफ एनी, है ना, एलिमेंट्स। ठीक है, और कंपोनेंट भी कहते हैं इसको हम लोग, क्या कहते हैं, कंपोनेंट्स भी कहते हैं। which is
वेल डिफाइंड, कैसा हो, वेल डिफाइंड हो, इज कॉल्ड सेट, इज कॉल्ड सेट कहलाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आपको आ गई। ये हमारा होता है भैया डिफिनीशन होती है किसकी, सेट की, है ना। अब बुक में कैसा लिखा गया उसको आप खुद पढ़िएगा, मतलब जो आप पढ़ रहे हैं उसको आप समझ के लिख लीजिए, बस सिंपल सी बात है। मैंने क्या लिखा, द कलेक्शन ऑफ एनी नंबर्स एनी एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स, मुझे बताया गया कि जो भी सेट के अंदर आते हैं उनको हम एलिमेंट कह सकते हैं, अदरवाइज कंपोनेंट कह सकते हैं। उन्हीं का होता है एक प्रकार का ग्रुप होता है, और वो एक ऐसा ग्रुप होगा जो कैसा होगा भैया, वेल डिफाइंड होगा। कैसा होगा, वेल डिफाइंड, मतलब इसकी हिंदी होती है सुपरिभाषित हो, जिसको हम लोग अच्छी तरीके से क्या कर सकें, डिफाइन कर सके। बात समझ आपको आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या हो गया, ये हमारा सेट हो गया, और मुझे एक चीज बतानी है अच्छी तरीके से कि एनी सेट, एनी सेट इज रिप्रेजेंटेड बाई, मतलब इसको प्रकट करते हैं, शो करते हैं किस तरीके से, बाई कैपिटल लेटर, है ना, ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हैं प्रेजेंटेड बाई कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट का। ठीक है ना, आप जो अच्छी तरीके से इसको आप जानते हैं, इसमें कुछ हमको ज्यादा नहीं सोचना है। ठीक है, बात समझ आपको आ रही है, पहली कंडीशन हो गई। और देखिए सेट के अंदर जो भी चीजें रहती हैं उनका नाम तो एलिमेंट या कंपोनेंट कहलाता है, आपको इतना तो पता ही है अच्छी तरीके से। ठीक है, अच्छी बात है। तो ये देखिए आपके पास क्या है कि कोई सेट को अगर हम लोग डिफाइन करते हैं तो किससे डिफाइन करेंगे भैया, कैपिटल लेटर से डिफाइन करते हैं, किसके, इंग्लिश वाले लेटर्स के। ठीक है साहब, ठीक है ना। और एलिमेंट क्या है भैया, एलिमेंट क्या है कि जो उसके अंदर हम रखे जाते हैं उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं। और ऑल एलिमेंट्स, अगर हम बात करें, ऑल एलिमेंट्स आर कंटेन्ड, तो रखा जाता है, आर कंटेन्ड इन करली ब्रैकेट। आप बोलो, क्या बोलो, करली ब्रैकेट, है ना, एंड लिखिए, या लिख सकते हैं एंड, ऐसे लिखिए, एंड विथ पुट द कॉमा एंड पुट द कामा, देखिए ऐसे लिख दीजिए, ऐसे। ठीक है, एंड पुट द कामा बिटवीन टू एलिमेंट्स। All elements are contained in curly bracket and with put the comma between two elements, यानी कि दो एलिमेंट्स के बीच में से कामा का यूज करेंगे। आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है ना, हर सेट को। ठीक है, आपको ऐसे ध्यान रखना है। अगर कभी भी अगर कामा लगाना भूल जाते हैं तो ऐसे केस में आपका सेट जो डिफाइन करेंगे वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह याद रखिएगा भैया, कामा तो हमको लगाना है, स्टोर लगाना है कामा हमको। ठीक है, ये तो आपका सेट हो गया। तो सेट जो है हमारा क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ एनी एलिमेंट्स और कंपोनेंट विच इज वेल डिफाइंड इज कॉल्ड सेट, and any set is represented by capital letters of English alphabets, and all elements are contained in curly bracket and with the put the comma between two elements। ये जो है आपके पास रूल्स हो गए। ठीक है, हाँ, जो एलिमेंट आपके होने वाले, जो कंपोनेंट होने वाले हैं ना, उसमें नो कंडीशन, यानी कि उसके अंदर जो है एलिमेंट्स के अंदर
एलिमेंट में जो होते हैं कुछ भी आ सकते हैं, मतलब कि ए चाहे स्मॉल हो, चाहे ए आपका कैपिटल में हो जाए, कोई भी हो जाए, ठीक है, उससे आपको मतलब बिल्कुल नहीं रखना, ठीक है ना। तो ये जो है हल्का सा जो मैंने लिखा, इसको आप शायद लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट करके आप इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली, ठीक है, अच्छी बात है। ये तो बात हो गई सेट के बारे में। तो मुझे पता है सेट क्या होता है, मैंने बता दिया आपको सेट क्या होता है। एक हमारा ऐसा वेल डिफाइंड ग्रुप होता है, यानी कि वेल डिफाइंड क्वेश्चन होता है जो कि सेट कहलाता है, ठीक है, जिसको हम डिफाइन कर सकें, ठीक है। और सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा क्या यूज करते हैं, कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। इंग्लिश का मतलब जो भी ए बी कैपिटल में लिखना पड़ेगा, जो भी होता है, ठीक है। अच्छा, तो मैं जैसे बताऊं आपको कि अगर मुझे लिखना हो नेचुरल नंबर का सेट लिखना हो, किसका सेट लिखना हो भैया, नेचुरल नंबर का, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं भैया, एन। एन का मीनिंग होता है भैया नेचुरल नंबर। तो भैया कुछ जो है आपको सिंबल्स याद करने पड़ेंगे, नोटेशन याद करने पड़ेंगे, जो कि सेट में हमेशा यूज होते हैं। कभी भी अगर आपको लिखा मिल जाता है कैपिटल एन, तो इसका मतलब वहां पे एन रेफर टू नेचुरल नंबर शो करता है, ठीक है, क्लियर हो गया। अच्छा, कभी भी अगर आपको लिख दिया कि डब्ल्यू लिख दिया गया, डब्ल्यू डब्ल्यू जो है लिख दिया गया, इसका मतलब क्या होता है, होल नंबर्स होता है, यानी कि पूर्ण संख्या होती है, ठीक है। कभी भी अगर आपको लिख दिया जाता है भैया जेड या आई, इसका मतलब होता है भैया है, इसका मतलब होल नंबर, लिख लीजिए, क्लियर हो गया। और इसका मतलब होता है भैया क्या, इंटीजर होता है। क्या होता है ये, इंटीजर्स होता है, ठीक है, ओके। कभी भी अगर आपके बात कह दिया गया क्यू, तो क्यू फॉर हमारा होता है क्या, रेशनल नंबर। क्या होता है भैया, रेशनल नंबर को डिफाइन करता है, क्यों, क्यू। पास में आपको आ गई। अगर आपके पास क्यू डैश हो गया तो इसका नाम हो जाता है भैया इरेशनल नंबर। क्या होता है, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर होता है। चीजें हो गई, ठीक है। अच्छा, होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। ऐसे आपको नंबर यूज करने हैं। बात में आपको आ गई, बात समझ में आ गई ना। ये देखिए, ये क्यू फार होता है रेशनल नंबर, है ना। क्यू डैश फार क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। एन फार होता है नेचुरल नंबर होता है। डब्ल्यू फार होता है होल नंबर होता है। जेड और आई फार मतलब क्या होता है भैया, दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। तो ये जो है इंटीजर को रिप्रेजेंट करने का एक जो सिंबल होता है, कैपिटल जेड या कैपिटल आई। बात में आपको आ गई, ठीक है। तो चलिए, ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। और मतलब ये कहीं भी अगर आ जाए ना, तो मतलब ये समझ लीजिएगा, एन अगर कहीं है तो मतलब ये क्या करता है भैया, रेफर टू नेचुरल नंबर। डब्ल्यू है तो होल नंबर शो करेगा, जेड है या आई है तो क्या शो करेगा, दिस इज कॉल्ड द इंटीजर। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग क्या, पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। इसकी हिंदी क्या होती है भैया, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या। इसका तो मुझे पता है भैया क्या होती है, प्राकृतिक संख्या होती है। तो ये जो राइटिंग जो मेरी हल्की तिरछी लग रही है, जैसे भी है, तो वो मैं ठीक कर लूंगा, उसको आप मत सोचिए। बस ये सोचिए कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि मेरा मेन टारगेट है समझाना। और जो मैं लिख रहा हूँ तो वो इतना तो क्लियर तो होगा ही जो कि आप उसको लिख सकें, ठीक है। इसका नाम क्या होता है भैया, परमेय संख्या। क्या होती है, परमेय संख्या होती है। और इसको बोलते हैं भैया अपरमेय संख्या। क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या, ठीक है। बात में आपको आ गई। अच्छा, तो ये सिंबल कुछ हो जाते हैं जो कि सिंबल हमेशा यूज करते रहते हैं, ठीक है। अच्छी बात समझ में आपको आ गई। चलिए, ठीक है, आगे मैं देखता हूं क्या कि एक हमारा सिंबल यूज होता है भैया एप्सिलॉन। क्या होता है, ऐसे। ये सिंबल का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। अब यही इसको यूज कैसे करते हैं, जैसे मैंने बोला कि कोई सेट मेरे पास अगर है ए, उसमें लिखा गया एलिमेंट 1 2 3, बस सिंपली मैं 3 एलिमेंट लिखा है यहाँ पे। तो यहां देखिए, 1 कहाँ पे एलिमेंट है, ए के अंदर है। 2 कहाँ पर है, ए के अंदर है। 3 कहाँ है, ए के अंदर है, ठीक है।
तो देखिए, तो ये किसके लिए यूज करेंगे, बिलोंग्स टू। वैसे मतलब कि जिस सेट में जो एलिमेंट हो उसको लिखते हैं वन। मैंने वन, ये बिलोंग्स करता है किससे भैया, सेट ए में। अच्छा ठीक है, टू कहाँ बिलोंग करता है, सेट ए में। करता है कि नहीं करता, देखिए साफ साफ दिख रहा है। थ्री कहाँ बिलोंग करेगा, सेट ए में करेगा। क्लियर हो गया। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि फोर क्या सेट के अंदर बिलोंग करता है क्या, सेट में है क्या, तो बोले कि ना बाबा ये तो बिल्कुल नहीं है। क्या कर देंगे वहां पे हम लोग, क्रॉस कर देते हैं। इसका मतलब होगा नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बोलेंगे फोर डज नॉट बिलोंग्स टू ए, वन बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए, थ्री बिलोंग्स टू ए। ये इसका नाम होता है एप्सिलॉन। सिंपल में एक नेम होता है, उसका नाम होता है एप्सिलॉन, लेकिन यूज करते हैं किस लिए इसको हम लोग, बिलोंग्स टू के बारे में। ठीक है, तो कभी कभी इसी सिंबल का यूज हम अलग अलग जगहों पे कर सकते हैं। कभी कभी आप पढ़ा कुलाम का जो लॉ होता है, आप लोग वहाँ पे यूज करते हैं एप्सिलॉन जीरो, करते हैं यूज ना, तो वहाँ पे अलग बात हो जाती है। यहाँ पे वल्नी एप्सिलॉन उल्टा ही रहता है ना, बस ये घुमावदार रहेगा हल्का सा सर्कुलर फॉर्म में, तो इसको बोलेंगे एप्सिलॉन। या मतलब सिंपल नाम तो इसका अलग है, लेकिन इसका मतलब क्या, तो बिलोंग्स टू। कहीं भी अगर हो, अगर ऐसे है तो बिलोंग करेगा, अगर ऐसे है तो नॉट बिलोंग करेगा। ठीक है, क्रॉस में है तो क्या करेगा, नॉट बिलोंग करेगा, ऐसे करेगा तो बिलोंग्स करेगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आपको आ गई। तो बिलोंग्स टू कब यूज करते हैं, कब या नहीं यूज करते हैं, आपको पता चल गया कि सेट में कोई अगर एलिमेंट है तो उसको बोलेंगे दिस एलिमेंट्स बिलोंग टू दिस सेट, अगर नहीं है तो बोलेंगे दिस सेट डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट, डज नॉट बिलोंग टू दिस सेट। ठीक है, अच्छा तो ये बात सेट की तो हो गई अच्छी तरीके से। चलो मैंने सोचा था कि सेट के बारे में हल्का सा कल बताऊंगा, तो मैं क्या करता हूँ ना, सेट को अच्छे से जितने टॉपिक हैं सब पढ़ाता हूँ आपको, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए। अच्छा, सेट के बारे में तो मैंने बताया आपको, सेट क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप होता है नंबर्स का या किसी पर्सन का, जो भी आप समूह लेते हो, जो भी आप मतलब नंबर्स को इकट्ठा करते हो, है ना, किसी चीज़ को आप, तो बोलेंगे द कलेक्शन ऑफ इन कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स, है ना, इज कॉल्ड सेट। कहलाएगा कब कहलाएगा, जब वो सेट कैसा हो, वेल डिफाइंड हो। तो मैंने बोला कि वेल डिफाइंड सेट क्या होता है। ठीक है, तो वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकें, इजीली डिफाइन कर सकें, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेल डिफाइंड बोलेंगे। ठीक है, मैंने बात कर दी इस तरीके से। ठीक है, अच्छा तो वेल डिफाइंड और वेल डिफाइंड सेट कौन से होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी इससे प्रॉब्लम अगर होती है तो आप जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने इतना अच्छे से समझा दिया कि वेल डिफाइंड सेट क्या होता है ना, और कौन सा सेट वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगर देखो वेल डिफाइंड है नहीं तो फिर सेट वो सेट कहलाता है नहीं, बिल्कुल। ठीक, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो सेट नहीं कहलाएगा, वेल डिफाइंड है तो सेट कहलाएगा। ठीक है, तो वेल डिफाइंड अगर है तो तभी सेट कहलाएगा, अगर वेल डिफाइंड है तो सेट नहीं कहलाएगा भैया, वहाँ पे सेट के बारे में बात ही मत करो। ठीक है, बस आपको आ गई। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सेट के जो एलिमेंट्स को हम लोग डिफाइन करने के लिए, कभी कभी अगर एलिमेंट जो हैं यानी कि जो कंपोनेंट आपके हैं, मैंने बताया था कि जो भी सेट के अंदर होते हैं उनका नाम एलिमेंट या होता है कंपोनेंट, या अंग्रेजी में हिंदी में कहते हैं अवयव। ठीक है, अगर ये जो एक लिमिट में है तो काम चल जाता है। जैसे मैंने बोला कि द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर। मैंने बोला कि द सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर, तो मुझे पता है प्राइम नंबर क्या होता है, 2 से होता है स्टार्टिंग, 2 से कर 5 7 11 13 17 है ना, और 23 29 31 3 3 6 हो गया। 10 आपके पास हो गए एलिमेंट, जो कि मैंने क्या किया, प्राइम है ना, चलो मैंने पी से शो कर दिया इसको, पी फॉर प्राइम। ठीक है, एक मेरे पास क्या एक सेट हो गया, और इस सेट में क्या है ना, इस सेट में क्या है कि 10 जो है मेरे प्राइम नंबर हैं, जो कि मैंने लिया यहाँ पे। ठीक है, चलो ठीक है, ये तो एक लिमिट में है ना, एक लिमिट में है तो मैंने लिख दिया। लेकिन कभी कभी बोला मैंने द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स, आप क्या करेंगे भाई, अगर ऑल प्राइम नंबर्स को अगर लिखना पड़ेगा आप कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स के फॉर्म में, तो आप लिख पाओगे कभी क्या, अरे भाई पूरी कॉपी भर जाएगी भैया। नंबर्स हमारे होते हैं भैया इन्फिनिटिव, अनंत होते हैं, उनका तो कोई लिमिट है ही नहीं।
जब तक एक बाउंड्री ना बनाई जाए उस नंबर को, है ना, शो करने के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या है कि 10 नंबर्स लेने हैं, वो भी फर्स्ट 10 नंबर्स लेने हैं, ठीक है। क्या लेने हैं? फर्स्ट 10 नंबर्स लेने हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिया, 31 तक हो गया, ठीक है। देखिए काउंटिंग कर लीजिए, 3 एलिमेंट इधर है, 3 6 हो गया, ये देखिए 4 हमारा हो गया 10। तो कितना हो गया? 10 हो गया। तो मैंने ले लिया। लेकिन कभी भी अगर मैंने बोला कि द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर, तो कैसे शो करोगे? तो मतलब कहने क्या है ना कि अगर मेरे पास जो एलिमेंट हमारे लिमिट में हो तब, अगर नहीं है तो इसका मतलब कि मेरे सेट अगर जो एलिमेंट अगर हैं, अगर वो हो जाते हैं डेफिनिट, क्या हो जाते हैं भैया? डेफिनिट एलिमेंट अगर हैं जो कि एक लिमिट में है, जो कैसे एक लिमिटेशन उसके अंदर है, लिमिटेशन है, मतलब कि चलो जो भी क्राइटेरिया है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ना डिफाइन सेट में अगर लिमिट है, मैंने बोला कि द सेट ऑफ 100 प्राइम नंबर्स, क्या मैंने बोला? द सेट ऑफ 100 प्राइम नंबर्स। तो भाई 100 प्राइम नंबर्स लिखने के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा हमको ये यूज करना पड़ेगा ब्रैकेट को, है ना, फिर एलिमेंट लिखने पड़ेंगे। बात समझ आ रही नहीं आपको? तो क्या करेंगे ना, तो कभी भी जो इनसे बचने के लिए हम क्या करते हैं, दो तरीके अपनाए गए। एक जो है, अगर सेट में एलिमेंट्स अगर बहुत कम हो जिसको हम इजीली लिख सकते हैं, उसको शो करने के लिए, अगर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए उसको शो करने के लिए, इन दोनों के लिए एक अलग अलग मेथड यूज किया गया है। तो उसको हम सीखते हैं पहले, ठीक है। इससे क्या होगा ना, कभी भी अगर एलिमेंट जो है ना अगर लिमिट में है, जिसको हम वेल तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, है ना, वेल डिफाइन हो सकता है, वो अच्छे से लिख सकते हैं उसको हमें, तो ऐसे केस में जो है हम यूज करते हैं, क्या नाम उसका होता है? रोस्टर मेथड। क्या होता है? रोस्टर मेथड। रोस्टर मेथड। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है थोड़ी सी, मुझे लगता है, पता नहीं, ये सही होगा मेरे हिसाब से। जो भी गलती होगी आप इसको सुधार लीजिएगा। मैंने बोला रोस्टर मेथड, या इसको हम एक और नाम देते हैं, इसका नाम होता है टैबुलर। क्या होता है? टैबुलर मेथड। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? टैबुलर मेथड कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो जाता है भैया। ये हमारा, ये रूल कब यूज करते हैं, ये जो है तरीका कब यूज करते हैं? जब सेट में जो एलिमेंट हमारे हैं बहुत ही लिमिट में हो, ठीक है। बस मैं आपको हो गई। लेकिन अगर मान लीजिए ना मेरे पास एलिमेंट है जो डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट हो गए एलिमेंट। कैसे हो गए? इनडेफिनेट हो गए, मतलब असीमित हो गए, सीमित है ही, उनका कोई सीमा ही नहीं है ना, यानी कि एलिमेंट कैसे हो गए? असीमित हो गए। इसमें हम लोग एक जो दूसरा तरीका क्या होता है, उसका नाम है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं इसको, मेथड कहते हैं, मान लीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। इन दो तरीकों से हम लोग क्या करते हैं? शो करते हैं, सेट को बताते हैं। एक होता है रोस्टर मेथड कहते हैं, इसको हम लोग सिंपली बोल सकते हैं भैया टैबुलर मेथड कह सकते हैं। एक हमारा होता है सेट बिल्डर फॉर्म, या मेथड भी कह सकते हैं। तो दो तरीके हमारे होते हैं किसी सेट्स के एलिमेंट्स को शो करने के लिए, ठीक है। तो इनका यूज तो हमेशा कर सकते हैं, चाहे सेट के जो एलिमेंट्स आपके डेफिनेट हो या ना हो, है ना, जैसे भी हो, इसके तो काम तो हमेशा देगा। लेकिन ये वहीं पे यूज करिएगा जहाँ पे आपको, हाँ, एक इसका हम एक तरीके और लिख सकते हैं भैया। इसका एक मीनिंग हम अपने तरीके से अगर हम बोल लिख सकते हैं लिस्टेड। क्या? लिस्टेड फॉर्म, जो कि लिस्ट के फॉर्म में लिखा गया 1, 2, 3, मतलब जो भी सेट में। मैंने बोला कि द सेट ऑफ 100 नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो क्या करेंगे आप? तो 1 से लेके 100 तक लिखना पड़ेगा आपको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। भाई काफी लंबा हो जाएगा। बस भैया रुको जरा। तो क्या करेंगे उसके लिए? सेट बिल्डर का फॉर्म जो है यूज करेंगे वहां पे, ठीक है। क्योंकि भाई लिमिट ज्यादा, लिमिट तो है, लिमिट बनाएगी 100 तक लिखना है। लेकिन भैया 100 तक लिखने के लिए तो भाई समस्या हो गई ना, यानी कि इसको, इससे बचने के लिए क्या इसको अवॉइड करने के लिए हम लोग क्या किए? सेट बिल्डर फॉर्म यूज किया, जो कि ये बहुत ही बेस्ट फॉर्म हमारा होता है। ये हमेशा काम देता है। ये क्या करता है? हमेशा काम देगा आपको। इसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आप लिख सकते हैं ऐसे, मतलब किसी भी सेट में
मतलब 5 एलिमेंट हो गए, 10 हो गए, 20 हो गए, तो मैं एंड सो करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। बीच में कुछ एलिमेंट लिखा मैंने, फिर डॉट करके मैंने लास्ट का एलिमेंट लिख दिया, 2 3 है ना, 20 एलिमेंट हो गए। ऐसे मैंने भी लिखा था ना कि मैंने कहा था द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स विच डिवाइड बाई 2। तो मैंने कहा था कि द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर विच डिविजिबल बाई 2, जो 2 से क्या होती डिवाइड हो जाता है। मैंने क्या किया, 2 4 6 8 करके लिया था, फिर डॉट किया, लिख दिया 18 20 कर दिया लास्ट में। ठीक है, तो मालूम पड़ गया ना, यहाँ पे 10 एलिमेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप इसको लिख सकते हैं, लेकिन इसका यूज काफ़ी करना ईजी होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्या है, कैसे यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला कभी भी अगर आपको लिमिट में है तो ऐसे एलिमेंट कैसे हो, लिमिट में हो। तो मैंने बोला कि कोई सेट अगर है, उसमें अगर बोला गया कि ऐसे है सेट कोई, चलिए मैंने बोला कि इसमें सेट में क्या है, ए और बी है और सी है और डी है। ठीक है, मैंने इस सेट में ले लिया इस तरीके से। चलो ये तो हमने लिख दिया, डिफाइन कर दिया, पास में आपको आ रही। ये तो हमारा क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया, है ना, यानी कि टेबलर फॉर्म में इसको लिखा गया। टेबलर का मतलब क्या होता है, सारणिक विधि होती है, हिंदी में लोग कहते हैं सारणिक विधि। ठीक है ना, आप जानते रहिएगा इसको, हिंदी में क्या कहते हैं, इसको हम लोग सारणिक विधि कहते हैं, सारणिक विधि। ठीक है, ये आपका हिंदी नेम होता है इसका होता है। ठीक है, हिंदी नेम में इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या मतलब लिस्ट के फॉर्म में लिखा गया तो आप बोलेंगे भैया लिस्टेड फॉर्म आप बोल सकते हैं, है ना, बहुत इसकी मीनिंग हो सकती है, लिस्टेड फॉर्म हो गया। ठीक है, पास में आपको आ गई, अच्छी बात है। अच्छा, अगर हमको क्या करना हो ना, चलिए ये तो हमने लिख दिया। चलिए अगर हमको क्या करना हो ना, कि अगर हमको सेट बिल्डर फॉर्म में कोई भी सेट को डिफाइन करना तो कैसे करेंगे। चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, बहुत प्यारा सा एग्जांपल लूंगा आपको और यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे और वहाँ पे कुछ चीज़ें यूज करते हैं अलग से हैं, तो वो क्या यूज करते हैं मैं दिखाता हूँ आपको, तब आप समझ जाएंगे कि मैं क्या यूज करने वाला हूँ। इसमें मैंने बोला कि सेट ए में, चलिए मेरे पास एक सेट ए है और मैंने लिखा नंबर, क्या लिखा मैंने, 2 लिखा, ठीक है, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये मेरे पास एक सेट हो गया, उसमें मैंने क्या लिख दिया, 5 एलिमेंट मैंने लिख लिया, 2 4 6 8 10, मतलब इवन नंबर। ये कैसे नंबर आपके हो गए, इवन नंबर का मैंने सेट ले लिया। तो ये आपके पास सम संख्या हो गई, इवन नंबर्स हो गए, सेट ले लिया मैंने। अब इसको क्या करना है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन करना। तो कैसे करेंगे डिफाइन, आप बताइए आपको। तो देखिए क्या होता है, तरीका होता है इसका। देखिए ये तो आपका हो गया भैया रोस्टर फॉर्म, क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म हो गया इसका। लेकिन अगर आपको इसी को लिखना हो सेट बिल्डर फॉर्म में अगर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, ठीक है, कैसे लिखेंगे। देखिए सेट तो आपका ए है ना, बिल्कुल लिखा है मैंने, सेट ए हो गया। फिर मैं क्या करता हूं आपको, अब यहाँ पे देखिए इवन नंबर दिख रहा है साफ साफ ना, तो यहाँ पे एक वेरिएबल यूज करते हैं, एक्स ले लीजिए चाहे वाई ले लीजिए, है ना, चाहे ए बी सी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली क्या करते हैं ना, एक्स यूज करते हैं जनरली, है ना। अगर एक्स यूज हो चुका है तो वाई यूज कर लेते हैं, है ना। सिंपल, चलिए हम एक वेरिएबल एक्स यूज करते हैं जो सभी एलिमेंट को शो कर देगा वो। चलिए मैंने लिखा एक्स, यहाँ पे एक सिंबल लगाते हैं, इसका मतलब होता है सच डैट, क्या होता है, डबल डॉट लगाते हैं वर्टिकली में, या डबल डॉट ना यूज करते आप क्या वर्टिकल लाइन भी ड्रा कर सकते हैं। इसकी मीनिंग होती है सच डैट होती है, क्या होती है, सच डैट होती है इसकी मीनिंग। ठीक है ना, डबल डॉट की और ये वर्टिकल लाइन की। एक एक्स एक ऐसा एलिमेंट है, देखिए हिंदी क्या है, एक्स सच डैट मतलब जैसे कि एक्स एक ऐसा जो है वेरिएबल है, जैसे कि ये क्या शो कर रहा है, ये शो करता है कि भाई एक्स क्या है, एक इवन नंबर है जो 2 से कहाँ चला गया, 10 तक है ये। इसका मतलब कि यानी एक्स जो नंबर आपका है वो 2 के से क्या है, बड़ा है और इक्वल भी है, और 10 से क्या है, स्मॉल है और इक्वल भी है। यानी कि मैंने ये जो है मैंने क्राइटेरिया वहां पे क्या कर दी, लगा दी। ठीक है, बात में आपको आ गई। और यक्स कैसा नंबर मेरा पास है, ये नेचुरल नंबर है। मैं बोला यक्स बिलोंग टू किसमें, एंड कर रहा है, ये मैंने कामा के द्वारा इसको मैंने लगा दिया। ये देखिए हो गया मेरा, ये हो गया मेरा सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। यानी कि यक्स क्या है, सच डैट, है ना। आप इसको ऐसे लिखिए, यक्स सच डैट
यक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया, ऐसे कर लीजिए। और यक्स कैसे है ये 2 से मोर देन है, इक्वल टू है, और 10 से मोर देन क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है, यानी कि ये आपका चीजें हो गई, क्लियर हो गई। यहाँ से सेम यहीं पे कॉपी कर दीजिए, इसको भी यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, सिंपल सी जो बात यहाँ लिखी गई है। ये हमारा हो जाता है भैया सेट बिल्डर। इसमें करते क्या है, उसमें चेक करते हैं कि इस सेट में जो एलिमेंट लिखे गए हैं ना, उसमें रूल कौन सा फॉलो हो रहा है, उसमें पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है। अगर आप उसको जान पाएंगे तो बस उसको डिफाइन कर देंगे, फटाक से क्या कर देंगे, उसको हम लोग डिफाइन कर देंगे। ठीक है, देखिए मेरे पास एक मेरे पास एग्जांपल है, काफी बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बहुत ही गौर से समझिएगा, देखते हैं कि इसका आंसर कितने दे पाते हैं। देखिए मेरे पास अगर ए है सेट, मेरे पास चलिए मेरे पास कोई सेट अगर ए है, मैं लिखा 1/2, 2/3, ठीक है, 3/4, 4/5, ये मैंने क्या किया, क्लोज कर दिया। चलिए इसके एक लिमिट में थे एलिमेंट, मैंने इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे डिफाइन करके लिख दिया मैंने। बात में आपको आ रही। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न क्या है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, आप गौर करेंगे ना तो जो आपके एन पार्ट है, एन पार्ट का मतलब होता है न्यूमरेटर, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमरेटर बोलते हैं, न्यूमरेटर। सिंपली क्या बोलेंगे आप, एन पार्ट बोलेंगे। ये आपके पास हो गया डी पार्ट, यानी कि डिनोमिनेटर हो जाता है ये, ठीक है ना। आप जानते हैं टर्म्स तो आप अच्छे से समझते हैं, अंश क्या होता है, ठीक है। सिंपली पढ़ते हैं इसको, एन पार्ट डी पार्ट। देखिए डी पार्ट क्या है ना, एन से एक ज्यादा है, डी पार्ट क्या है, एन पार्ट से एक ज्यादा है। तो मतलब ऐसा डिफाइन किया गया ना, अगर मेरे पास एक नंबर उधर ऊपर एक्स हो गया तो नीचे क्या आ जाएगा, उसी एक्स में 1 ऐड कर देंगे। तो देखिए अगर इसको लिखना होगा सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखेंगे, देखिए सिंपली क्या हो जाएगा, यक्स सच दैट, यक्स कैसा है, एक है भैया, ये तो हो गई ना, तो क्या लिखेंगे, यक्स बिलोंग टू क्यू लिख देंगे। आप लिख दीजिए क्यू, भैया क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, क्यू हो गया। और ये कैसा क्यू है, ये कैसा क्यू है, यानी कि यहाँ पे जो है आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं यक्स एक ऐसा नंबर है ना, कैसा है, एक ऐसा नंबर है जो क्या करता है, ये क्या करता है भैया, ऊपर अगर एक नंबर मैंने एन ले लिया तो नीचे क्या हो जाएगा भैया, n+1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। ये मेरा तरीका हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, यानी एक्स सच डेट, एक्स कैसा नंबर आपके पास है, एक्स चलिए कोई मैंने माना ये भाई परमे संख्या दिख रही है, मैंने लिखा क्यू हो गया, ठीक है। बात समझ आपको आ गई, अच्छी बात है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया भैया यक्स क्या करता है, इक्वल टू कैसा है, n/n+1 हो गया, यानी कि जो n पार्ट है वो क्या लेस देन 1 है, किससे, डी पार्ट से ना। देखिए बड़ा लिखा गया सेम टू सेम, और ये कॉन्सिक्यूटली लिखा गया, मतलब कि कॉन्सिक्यूट का मतलब क्या होता है भैया, कि एकदम लगातार क्रम में जो भी, देखिए 2 3 है ना, 4 है ना, 5/6 आएगा। अगर ऐसे पैटर्न अगर बना के लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 5/6, 6/7, 7/8, ऐसे टर्म्स आपके पास आते रहेंगे, ठीक है ना। ये बात आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो देखिए जो है दो तरीके हमारे होते हैं, कौन से फॉर्म होते हैं, हमारा पहला होता है, हम जानते हैं उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं, पहले क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म कहते हैं पहले को। और सेकंड हमारा क्या होता है भैया, सेट बिल्डर फॉर्म हमारा होता है, जो कि नियम विधि कहलाता है, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, एक पैटर्न को फॉलो करते हैं और उस पैटर्न को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे तरीके से समझते हैं, उसी तरह के वैसे ही क्या करते हैं, एलिमेंट्स को हम डिफाइन कर देते हैं। ऐसे केस में एलिमेंट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल का यूज करते हैं, और उस वेरिएबल को हम लोग स्मॉल एक्स शो कर सकते हैं, स्मॉल एन भी शो कर सकते हैं। तो आप तो भैया बिल्कुल फ्री हैं, आप जो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग एक्स यूज कर लेते हैं तो सही रहता है, चलो भाई है ना, हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर देंगे भैया, मैंने क्या किया, सेट मैंने बताया सेट क्या होता है, सेट वेल डिफाइन कैसे होते हैं, ठीक है। सेट को लिखा कैसे जाता है, तो सेट को लिखते हैं, सेट में जो एलिमेंट्स हमारे होते हैं, जो हम लोग जिसका ग्रुप बनाते हैं ना, जिसका समुच्चय बनाते हैं, उसको हम लोग एलिमेंट कहते हैं, और उस एलिमेंट को हम लोग क्या करते हैं, कामाज के द्वारा लिखते हैं, ठीक है। ओके, बात समझ आपको आ गई। और इनको हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सेट को डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ है कैपिटल लेटर का यूज करते हैं, ठीक है। बात समझ आपको आ गई।
और मैंने बताया था कि जो है एलिमेंट के जो फॉर्म में है ना वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, चाहे वो कैपिटल हो चाहे स्मॉल हो, देयर इज नो कंडीशन, देयर इज अ नो कंडीशन, है ना। तो ऐसे केस में एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन तो होती नहीं है। अच्छा देखिए, कभी मैंने बोला ना कि सेट में अगर ए है और ए में लिख दिया मैंने इस तरीके से कामा कामा, ठीक है, ये देखिए हो गया। अरे भैया ये क्या है, हमने कहा ना कि एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है भाई। देखो मैंने लिख दिया ब्रैकेट का सेट बना दिया मैंने, स्मॉल बिग, है ना, करली ब्रैकेट है कि नहीं। देखिए तब देखिए इन ब्रैकेट को मैंने क्या किया, एलिमेंट ले लिया और एलिमेंट को मैंने किस में रख दिया भैया, करली ब्रैकेट में। आप कहोगे भैया करली ब्रैकेट यहाँ भी आ गया, यहाँ भी कैसे हो सकता है। अरे भाई हो सकता है, आपको एलिमेंट लिखना है तो एलिमेंट मैंने लिख दिया। इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये एलिमेंट हो गया पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट कौन सा हो गया, ये हो गया, और थर्ड एलिमेंट कौन सा हो गया भाई, ये हो गया। और इसको हम लोग कामाज की तरह लिखते हैं, देखिए कामा ने मैं लगाया था, है ना, पुट द कामा बिटवीन टू एलिमेंट्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, करली ब्रैकेट में इसको लिख देना है। बात में आपको आ गई, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। चलिए, तो आपको पता हो गया कि सेट बुल्डर फॉर्म क्या होता है ना, और यानी टेबल फॉर्म क्या होता है, दोनों फॉर्म मैंने बता दिया आपको। तो इसको आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसमें आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं कुछ बात करना चाहता हूँ आपसे अब सेट के बारे में, कि मतलब काइंड्स ऑफ सेट। सेट को अगर हम लोग मतलब जाने कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, तो सिंपल सी बात भैया, सेट तो हमारे बहुत टाइप्स के होते हैं। जैसे मैंने बोला सेट नंबर एक हम बोल सकते हैं डेफिनेट सेट बोल सकते हैं, क्या डेफिनेट सेट बोल सकते हैं। काइंड्स ऑफ सेट, नंबर एक। नंबर टू जस्ट इसका हो जाएगा उल्टा, मतलब बोलेंगे भैया इन डेफिनेट सेट क्या होता है, इसके बारे में बताना आपको रहेगा, ठीक है। पास में आपको आ गई। तीसरा क्या होता है भैया, सिंगलटन सेट भी कह सकते हैं, एक सेट हमारा सिंगलटन, सिंगलटन सेट होता हमारा होता है। नल सेट भी कह सकते हैं, नल सेट का मतलब होता है भैया इम्पटी सेट भी बोल सकते हैं। नल सेट को क्या बोलेंगे, इम्पटी सेट बोल सकते हैं। बात समझ में आपको आ रही है, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, है ना। और देखिए आप बहुत सारे जो है और भी सेट हमारे होंगे। तो सिंगलटन हो गया, इंडेफिनिट हो गया, डेफिनिट हो गया, नल सेट हो गया, सिंपल सी बात है। इक्वल सेट तो आप जानते हैं, दो सेट अगर इक्वल्स रहेंगे, है ना, तो इसको एलिमेंट भी इक्वल रहें और सब में एलिमेंट मतलब सब रहें, तो आप क्या करेंगे, उसको हम लोग इक्वल सेट बोल देंगे, ठीक है। तो बात में आपको आ रही ना, अच्छी बात है। अच्छा देखिए यहाँ पावर सेट भी एक होता है हमारा, पावर सेट कैसे बनता है ना। इस तरीके से आपको बहुत सेट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, बहुत टाइप के सेट मिलेंगे आपके पास, है ना। इस तरीके से आप जो है, और देखिए पावर सेट हो गया, नल सेट हो गया, सिंगलटन हो गया, इंडेफिनिट हो गया, डेफिनिट हो गया, और भी सेट्स हैं बहुत सारे। तो चलिए यहाँ पे हम बोलेंगे, चलिए यहाँ पे हो गया सेट नंबर इतना हो गया। अगर हम बात करें सेट नंबर 6 के बारे में अगर बात करें, तो यूनियन सेट भी आप जान सकते हैं, यूनियन सेट क्या होता है। अब देखिए आर्डर, देखिए आर्डर क्या है ना, मैं कैसे लिख रहा हूँ इस पर आप मत बुझाइए, ठीक है। आर्डर पे क्या, बुक पे आप कहेंगे अरे सर ये तो बाद में पहले क्या था मुझे नहीं पता। मैं इसे बुक का नॉलेज कम करता हूँ, मतलब जो मुझे तैयार पहले से है मैं पढ़ाता हूँ। मैंने बुक जो है बहुत ही कम टच किया है, ठीक है ना। पढ़ाते पढ़ाते हैबिट हो गया था इतना ज़्यादा कि बुक मुझे जरूरत नहीं पड़ती। विदाउट बुक मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगा आपको। और हाँ, चीज़ें जो रहेंगी बुक में सब बताया जाएगा आपको, ऐसा नहीं कि बुक से कुछ छोड़ के बताएंगे। और सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन तो आप यूं ही सॉल्व कर जाएंगे। सेकंड चीज़ क्या होता है ना, आपको आर डी शर्मा की बुक आती है, उसको आप जरूर सॉल्व करिए अगर आपको मैथ में एक अच्छा स्कोर करना है। और सेकंड चीज़ क्या है कि अगर मैथ में अगर आपको अपना करियर बनाना है मैथ के फॉर्म, मतलब मैथ को लेके, या मैथ को बहुत ही डीपली से कॉन्सेप्ट के साथ अगर चाहते हैं पढ़ना, और आप चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हमारी आती हैं क्वेश्चंस को लेके, अगर
वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करें हम, है ना। एनसीईआरटी में क्या है, जो क्वेश्चन दिए गए हैं ना, एक लिमिट में है, जो ज़्यादा इजी है नहीं, ज़्यादा हार्ड भी नहीं है। तो कुछ अगर आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से अगर मिलना है ना, तो आप आर डी शर्मा की बुक यूज करिए। वहाँ पे देखिए क्वेश्चन की भरमार पड़ी हुई है, और आपको इतने क्वेश्चंस मिलेंगे लगाने के लिए, सॉल्व करने के लिए एग्जाम्पल के साथ। क्योंकि आपका ना, अगर आप वास्तव में बहुत हार्ड वर्कर हैं, मेहनती हैं, मैथ को लेके अगर आपके पास मतलब मन में एक आस्था है कि आपको मैथ पढ़नी है तो पढ़नी है, तो ऐसे केस में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, आप ऊब जाएंगे सॉल्व करते करते। उनके लिए उबन होगी जो लोग सही से नहीं चाहते पढ़ना, लेकिन उनको मज़ा आएगा जो लोग चाहते हैं कि खूब खूब क्वेश्चंस मिले लगाने के लिए, मैं लगाता जाऊँ, सॉल्व करता जाऊँ। तो उसमें क्या होगा ना, आप जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें फ़ायदा होगा कि एक अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आप करेंगे ना, तो ईजी क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। तो मेरी मानिए, आप आर एस शर्मा की बुक जरूर यूज़ करिए। अगर आपने उसको सॉल्व कर लिया ना, तो एनसीईआरटी तो समझिए एकदम होमवर्क हो जाएगा आपके लिए, बिल्कुल ईजी, कुछ भी नहीं करना होगा आपको, ठीक है। 10th के लिए भी आप आर एस शर्मा यूज़ करिए, 9th के लिए भी आर एस शर्मा यूज़ करिए। आर एस शर्मा बहुत ही बेस्ट बुक है, वन ऑफ द बेस्ट बुक आर एस शर्मा, ठीक है। और एनसीईआरटी में क्या होता है ना, एनसीईआरटी जो बुक हमारी होती है, वो एक एग्जाम के लिए सही है कि भाई एग्जाम में क्वेश्चंस वहीं से आते हैं, है ना। तो वो अलग चीज़ है, आपको नंबर गेन करने तो भैया पढ़िए, लेकिन नंबर के साथ साथ कुछ अच्छी चीज़ें सीखनी है, कॉन्सेप्ट के साथ बेसिक अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आप उसके लिए आर डी शर्मा यूज़ करेंगे, ठीक है। मेरी बेस्ट सलाह है आपके साथ, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब इसी में देखिए सेट में एक हमारा आ जाता है भैया, सब सेट आ जाता है। क्या आ जाता है भैया? सब सेट आ जाता है। इसी सबसेट को लेके एक हम इसी में डिफाइन कर लेते हैं भैया, सुपर सेट यूज कर लेते हैं। क्या सुपर सेट यूज कर लेते हैं कभी कभी हम लोग ना, यहाँ बताते हुए सुपर सेट क्या होता है, आप उसको भी आप डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से जो है ना, बहुत से सेट आपको मिलेंगे। देखिए यूनियन हो गया। और नंबर 8 पे अगर जाएं, तो आप बोल सकते हैं कि सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन बोल सकते हैं ना, सेट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ये सेट की टाइप नहीं, ये क्वालिटी हो गई सेट की, ठीक है ना। दो सेट लिया गया, उसमें क्या कॉमन है वो ढूंढा गया, तो बोलेंगे सेट ऑफ इंटरसेक्शन आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया यूनियन, मतलब कि मिला के लिखना होता है। 9 आप बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं, क्या यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं। और इसी यूनिवर्सल सेट से हम लोग यूज करते हैं, एक सेट का नाम होता है भैया कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, चीजें सब मिलेंगे आपको ना। तो कॉम्प्लीमेंट्री भी सेट यूज, उसका नाम दे सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेट, या पूरक समुच्चय बोल सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा। चलिए, नंबर 1 देखिए, ये जैसा नाम है वैसा इसका काम होगा। लिखा गया है इनडिफिनिट सेट, इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, वो डिफिनिट होंगे, लेकिन लिमिट में होंगे, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर सेट के अंदर एक जो एलिमेंट अगर आपके पास है, अगर वो लिमिट में है, एक लिमिटेशन में है, तो ऐसे केस में उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास एक अच्छा तरीका है, रोस्टर फॉर्म। कौन सा फॉर्म? रोस्टर फॉर्म होता है। और देखिए सेकंड हमारा क्या है भैया, इनडेफिनिट एलिमेंट, सॉरी इनडेफिनिट सेट हमारा है। नाम क्या लिखा गया? इनडेफिनिट भैया, जिसके अंदर एलिमेंट ऐसे हो जिसकी कोई सीमा ना हो, डॉट डॉट करके लिखा गया हो। मैंने बोला द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, क्या बोलेंगे भैया? ऑल नेचुरल नंबर के लिए क्या बोलेंगे? 1 से लिखेंगे 2, फिर 3, 4, भैया बहुत हुआ, चलो डॉट डॉट करके लिख देते भैया इनफिनिटी। ये हो गया कैपिटल N इक्वल टू क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हो गया। देखिए लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब इसको शो करने के लिए हमारे पास एक फॉर्म था, एक तरीका था, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या था? सेट बिल्डर फॉर्म। तो आपने क्या लिखा है इसको? ऐसे लिखेंगे, देखिए n सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हो गया भाई, इतना तो काफी है लिखना इसको, क्योंकि मैंने बोला है ना, स्टार्टिंग से लिखने के लिए बोला मैंने, 1 से लेके एन सो 1 इन्फिनिटी, बस हो गया। देखिए ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल, ठीक है।
अच्छा, सिंगलटन क्या होता है भैया, जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। कितने एलिमेंट हो, एक एलिमेंट हो, सिंगल एलिमेंट हो भाई, उसको हम लोग बोल देते हैं भैया सिंगलटन सेट बोल देते हैं। इसमें मैंने बोला कि मेरे पास एलिमेंट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है 1, एक सेट है उसके अंदर एलिमेंट क्या है 1 है, इसको लिखा गया कैपिटल सी से मैंने शो कर दिया, इसका नाम हो जाएगा भैया सिंगलटन सेट हो जाएगा। देखिए, है ना, बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, एलिमेंट में कुछ भी हो सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा, फोर्थ क्या नल सेट है, तो नल सेट का मतलब क्या होता है भैया, एम्प्टी मतलब खाली खाली भैया, जाओ खाली खाली है ना, कैसा है, खाली खाली है। तो नल सेट का जो हम लोग बोलते हैं, एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो, मतलब भैया खाली हो, बिल्कुल कैसा हो, बिल्कुल क्या हो, वो खाली हो, मतलब ऐसे कोई एलिमेंट इसके अंदर हो ना, लेकिन यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगा दिया गया। अब भैया इसके अंदर एलिमेंट भी नहीं है, चलो एन फार हो गया, चलो एन फार नहीं कह सकते, चलो ई फार भी नहीं लगा, चलो लिख दिया मैंने, सेट का नाम लिखा मैंने, चलो एन मत लिखो, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं यहाँ पे एफ। चलिए मेरे पास सेट एफ हो गया, ये कैसा सेट है आपके पास, इम्पटी सेट हो गया। भैया खाली खाली है ये, तो एलिमेंट है भी नहीं, कर ले ब्रैकेट लगा के यार क्यों, है ना, इसलिए इसको ना एक सिंबल यूज कर दिया गया फाई भैया। अगर आपको इम्पटी सेट कहीं दिखे ना, उसको लिख दो भैया फाई। तो अगर एफ इक्वल टू मेरे पास अगर लिख दिया गया फाई, इसका मतलब ये बिलोंग्स करता है कि नल सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। लेकिन 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 अगर जो है ना ये फाई है, ये तो शो करता है किसके लिए भैया, नल सेट के लिए। ठीक है, लेकिन अगर ये ना ये जो फाई है ना, किसी कर्ली ब्रैकेट के अगर अंदर एग्जिस्ट कर गया ना, तो ये भैया हो जाएगा सिंगल टर्न सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगल टर्न सेट हो जाएगा, मतलब एकल समुच्चय हो जाएगा। भाई मैंने कहा था ना कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ भी आ सकता है भैया। फाई जो शो करते हैं नल सेट के लिए ना, सिंपली फाई, उस फाई के आगे भैया नो भाई, मतलब नो भाईचारा, मतलब उसको हम लोग क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते। क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में क्लोज नहीं करते उसको। ठीक है, लेकिन अगर इसको कर्ली ब्रैकेट में क्लोज कर दिया गया ना, तो ये बन जाता है एलिमेंट। क्या बन जाएगा, एलिमेंट बन जाएगा। जब एलिमेंट बन गया भैया, तो ये नल सेट नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये सिंगलटन सेट हो गया। बात समझ में आपको आ गई। ठीक है, तो ये देखिए पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड पावर सेट। तो पावर सेट के बारे में थोड़ा जानते हैं बाद में, पहले जान जाते हैं कि व्हाट इज द सबसेट। क्या, व्हाट इज द सबसेट, सबसेट क्या होता है भाई, देखो नाम बड़ा अजीब है, सबसेट मतलब सेट से निकला हुआ एक और सेट, किसी सेट से निकाला गया एक सेट। ठीक है, किसी सेट से निकाला गया एक सेट। ठीक है, उसी का नाम होता है भैया सब सेट। क्या होता है उसका नाम, उसका नाम हो जाता है भैया है सब सेट, कहते हैं उसको हम लोग ऐसे। मैंने बोला कि कोई सेट है मेरे पास ए, क्या है भैया ए, उसमें एलिमेंटवा दे दिया गया है ए ई आई ओ यू। अभी मैंने क्या किया ना, वावेल जो है ना आपके इंग्लिश के ले लिया मैंने पांचों। ठीक है, ये आपका हो गया भैया 5 एलिमेंट हो गए, कंपोनेंट हो गया, वेल डिफाइंड भी तो है ये, आप कह सकते हैं भैया वावेल से वेल डिफाइंड तो हो गया, अच्छी बात है। मैंने क्या किया ना, इसी सेट में से अलग अलग मैंने एलिमेंट ले लेके अलग अलग सेट मैंने डिफाइन कर दिया। चलो मैंने बोला ए और ई, चलो भाई एक सेट हो गया, एक सेट मैंने ई जो है यहीं से जो मैंने क्या किया फॉर्म किया, क्या लिखा मैंने आई ओ यू मैंने कर लिया। एक हम डी सेट ले लिए, उसमें क्या किया मैंने ई लिखा ओ लिखा यू लिखा। देखिए ये तो सेट मेरे पास एक ए था, और उसी से देखिए मैंने क्या किया, सेट का मैंने 3 सेट मैंने क्या किया, ए से मैं तैयार कर लिए, सेट बी तैयार किया, सेट सी तैयार किया, सेट डी तैयार किया। अब देखिए तैयार तो मैंने कर लिया, लेकिन जो सेट बी है सी है डी है, इसमें एलिमेंट जो है वो कहाँ से आए हैं भैया, ए के जो पार्ट्स थे मैंने इसी एलिमेंट्स को लेके अलग अलग सेट मैंने बना लिया। ये जो सब के सब क्या कहलाते हैं, इन्हीं का नाम होता है भैया सब सेट। क्या होता है ये,
सबसेट कहलाता है। सबसेट में एक कंडीशन क्या हो गई कि जो इसके जो एलिमेंट्स जो होंगे ना, इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट से या तो लेस होंगे या तो इक्वल होंगे, या तो इक्वल होंगे या तो लेस होंगे। क्या कभी मोर देन हो सकते हैं क्या? नहीं। एक छोटा सेट आपको लेना है, मतलब इसी का एक छोटा रूप जो होता है उसी का नाम होता है भैया सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। जैसे मैंने बोला कि एक एग्जाम में मेरे पास हो गया सेट ई हो गया, मैंने क्या किया, इसको लिया और यहाँ पे क्या किया कि मैंने ए ई आई ले लिया, फिर लिखा मैंने बी, फिर लिखा मैंने सी। अब यहाँ पे क्या है, देखिए ए ई आई, तो ये सेट जो तीन जो एलिमेंट है बिलोंग तो कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर ये बिलोंग कर रहे हैं ना, लेकिन जो बी और सी क्या बिलोंग करता है क्या? एक ए से नहीं ना। इसका मतलब जो ई है ना, ए भी एक सेट है लेकिन वो एक अलग सेट हो गया। क्या हो गया? वो एक क्या हो गया? अलग सेट हो गया। अब इस सेट से कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि यह सेट एक अलग सेट हो गया, ये एक अलग हो गया। इसका मतलब ई जो है डज नॉट, यानी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इज नॉट सबसेट ऑफ ए। बट बी एंड सी एंड डी, बी सी एंड डी आर सबसेट्स ऑफ ए, सबसेट्स ऑफ ए। तो मतलब सबसेट क्या होता है? किसी सेट से निकाला गया सेट, उसी का नाम होता है भैया सबसेट कहते हैं। तब इसका हिंदी जान लो भैया, हिंदी का होता है उपसमुच्चय। ऐसे होते हैं ना आपके एक स्कूल में होते हैं भैया जो है प्रिंसिपल होते हैं, एक हमारे होते हैं सब प्रिंसिपल होते हैं, छोटका एक बड़का, ठीक है। जो मेन वाले होते हैं उनका नाम प्रिंसिपल होता है, लेकिन जो दूसरे वाले होते हैं छोटे वाले होते हैं उनका नाम भैया सब प्रिंसिपल हो जाता है। तो सब का मतलब बस लगा दिया ना, सब सेट का मतलब हो गया भैया सेट से निकाला गया एक सेट। एक सेट था उसी से मैंने क्या निकाला, एक सेट निकाला अलग से इसी सेट के, और जो भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसमें बिलोंग करने चाहिए। सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए? इस सेट के अंदर बिलोंग करने चाहिए, तभी वो कहलाता है भैया सब सेट कहलाता है। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, तो बहुत ही अच्छा चीज़ें है ये समझने के लिए। चलिए हम जो है आज के लिए इतना ही कुछ करते हैं, बाकी के लिए कल हम बताएंगे आपको, है ना। हालांकि बहुत टाइम तो नहीं हुआ है और इच्छा पढ़ाने की भी हो रही है मेरी, ठीक है। तो थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ा मेरा अभी फर्स्ट वीडियो है, तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा मैं इसको जो भी कमी होगी बोलने में या समझाने में मैं उसको और इम्प्रूव करूँगा आपके सामने। और एक बात बता दूँ आपको कि जो मैथ है ना मेरा, ये लगातार चलने वाला क्लास है और आपको डेली जो है मैथ यहाँ पढ़ाई जाएगी। सेट जो है मैंने शुरुआत कर दिया है, तो अब सेट पहले पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद में फंक्शन रिलेशन आएगा तो देखा जाएगा, है ना। तो चलिए, मुझे लगा कि सेट के बारे में पहले आपको बता देता हूँ, सही रहेगा, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं ना सेट अभी नहीं पढ़े हैं या पढ़े हैं। अब देखिए जो क्लास 11th में जाने वाले हैं या जो लोग पहुँच चुके हैं वो सेट तो पढ़ चुके होंगे, जो जाने वाले हैं उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद वीडियो ये है, ठीक है ना। क्योंकि वैसे भी पढ़ाई तो ज़्यादा स्कूल में हो नहीं रही है, लॉकडाउन लगने वाले हैं, एग्ज़ाम कैसा नहीं होगा पता नहीं। अब जनवरी आ गया है तो शायद हाई स्कूल का पेपर भी हो जाए। तो ये जो है एक एडवांस में क्लास चला रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और देखिए जो 12th के लिए जो है ना मैं शुरू करने वाला हूँ डिफरेंशिएट शुरू करना, डेरिवेटिव जो हमारे होते हैं तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो इसको हम शुरू करने वाले हैं 12th के लिए। तो जस्ट जो है अभी कुछ देर बाद में शुरू करने वाला हूँ 12th के लिए डिफरेंशिएशन, क्योंकि मेरे कुछ छात्र हैं जिसको मैं पढ़ाया करता था, उनकी कुछ डिमांड है कि आप सर ये शुरू करिए। क्योंकि मैं जब पढ़ाता था तो उनके साथ उनके पास रहा बच्चों के, अब बच्चों से दूर हो गया हूँ तो थोड़ा सा दिक्कत उनको होती है। तो मैं शुरू करने वाला हूँ डिफ्रेंशिएशन, तो सभी लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ने के लिए एकदम तैयार रहिएगा। 12th के लिए शुरू होने वाला डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और 10th के जो है 12th के लिए सॉरी, और जो क्लास 10 की बात हम करूँ तो क्लास 10th में मैं क्या करने वाला हूँ कि स्टार्टिंग शुरू करने वाला हूँ स्टार्टिंग से, जो कि स्टार्टिंग से शुरू करूँगा ज़्यादा फायदा रहेगा आपका। तो 10th का भी मैथ काफ़ी ईजी है, उसमें कोई दिक्कत आपको है नहीं। ये उनके लिए है जो लोग 10th में जाने वाले हैं। हालांकि जो लोग 10th में पहले से पहुंच चुके हैं तो उनका तो समझो सिलेबस एक प्रकार से फिनिश हो गया होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में उनके लिए मैं क्या पढ़ाऊँ, हालांकि जो है एग्ज़ाम जल्द होने वाले हैं,
है ना। कुछ चीज़ें बीच से पढ़ानी पड़ेंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं पढ़ाने, मैं सब पढ़ा सकता हूँ, जो चाहो वो पढ़ा सकता हूँ तुरंत, है ना। तो बस स्टार्टिंग से मैं शुरू सोचता करूँ, तो मैं 12th के लिए शुरू करने वाला डिफरेंशिएशन। एक बात और कि मैं टीजीटी पीजीटी के लिए मैथ पढ़ाने वाला हूँ यहाँ पे। जो भी आपके बड़े भैया सीनियर हों तो उनसे बोलिएगा कि टीजीटी पीजीटी की जो क्लास है, फ्री क्लासेस चलेगी आपको, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ कि क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, ठीक है, जितने पूछे गए हैं लास्ट ईयर के, और मेरे पास उस क्वेश्चन को सॉल्व तो करूँगा, लेकिन आपको मैं क्या करूँगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट दूंगा उसके पीछे कि क्वेश्चन में कौन सा जो है थ्योरम यूज हो रही है, कौन से फार्मूले यूज हो रहे हैं ना, इसका बेसिक क्या नॉलेज है वो सब आपको दिया जाएगा यहाँ पे। तो मैं ये सब तैयारी करवाऊँगा आपको यहाँ पे, क्योंकि मिशन अब स्टार्ट हो गया है, तो देखता हूँ कि कितने बच्चे जुड़ते हैं मुझसे हैं। तो आप लोगों का प्यार चाहिए मुझे, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई करें। मेरे वीडियोज़ में जो भी प्रॉब्लम अगर आपको आती थोड़ी बहुत है, उसको आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसको बताइए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रही है ना, समझने में हमको। तो जो भी है मैं उसको इम्प्रूव करूँगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। सभी लोग खूब मन से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। सबसे पहले ज़रूरी होता है पढ़ाई, शिक्षित होना, उसके बाद हर काम होना, ठीक है ना। ओके, तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।